back students, we will continue with our module 4, third topic, that is transfer of property between buyer and seller. Initially before this we have covered conditions and warranties. We saw what is condition, what is warranties, then what are the remedies available to the buyer in case of breach of conditions and warranty. You can use that for as a distinguish between, yes, distinguish between is also asked what is condition, distinguish between condition and warranty. So distinguish can be made easily from these topics. Then lastly we covered caveat emptor, that is nothing but buyers be aware. Now in today's session we are going to cover the transfer of property. How does the transfer of property takes place between buyer and seller? So transfer of property doesn't mean, now this property again we are talking about general property. हमने देखा था goods जैसे general और specific goods, तो ये भी हम जो property की बात कर रहे हैं वो general property की बात कर रहे हैं. We are not talking anything about, we are not talking anything specific about. Okay, so how does the transfer takes place? Definitely who has the product? It is the seller who has the product, and it has to be transferred to whom? It has to be transferred to the buyer. Now जब तक product by default, जब तक product seller के पास है तो risk सेलर के पास ही रहेगा, प्रॉपर्टी को मेंटेन करने का, प्रॉपर्टी को डिटोरिएट नहीं होने देने का, डैमेज नहीं होने देने का. हर हजार तरीके के रिस्क होते हैं जब गुड्स अपने सेलर के पास होते हैं. टिल द टाइम ही डजंट पास दैट रिस्क और ही डजंट फाइंड अ बायर हु इज रेडी टू परचेज और बाय द प्रोडक्ट, दैट रिस्क stays with the seller. जैसे ही प्रोडक्ट सेलर अपने पास से बायर के पास भेजता है, और भेजता है मतलब इट डिपेंड्स ना व्हाट काइंड ऑफ हाउ ही इज सेंडिंग. इज ही सेंडिंग एज अ बेलमेंट, इज ही सेलिंग एज अ प्रॉपर, सेंडिंग एज अ प्रॉपर सेल. जैसे ही वो गुड्स ट्रांसफर करता है उसके ओनरशिप और उसकी रिस्क दोनों ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम सेलर टू द बायर. इट इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट डायग्राम that seller, he transfers the ownership of the good or of the property, general property, to the buyer. Simultaneously when he is transferring the ownership, the risk of maintaining that goods automatically gets transferred from seller to buyer. क्लियर? ये बहुत जनरल है, हम सबको पता होता है कि यार आप लोगों को लगे क्या मिस बोल रही है यार, ऑब्वियस है ना, ये तो सेलर के पास है तो अभी बायर के पास जाएगा तो बायर के पास ही होगा. येस, आई अग्री, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर जब राइटिंग में आता है तब बहुत कन्फ्यूजन होता है और लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि अभी हम इसको एक्सप्लेन कैसे करें. सिंपल वे है, व्हेन द सेलर ट्रांसफर द गुड्स और प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी, फ्रॉम हिमसेल्फ to the buyer, when he transfer the ownership, the risk automatically gets transferred from seller to the buyer. ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं होता, देयर इज़ वन पॉइंट दैट देयर इज, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई और गुड्स अभी भी सेलर के पोजेशन में है, इसका मतलब सेलर इज एट रिस्क. नो, बायर इज एट रिस्क अगेन. व्हाई? बिकॉज ओनरशिप इज ट्रांसफर. नाउ इट इज़ बायर्स ड्यूटी टू गेट द गुड्स कलेक्टेड और यू नो टू safeguard or inform the seller to safeguard the goods. सेलर का काम खत्म हो गया, उसने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, हालांकि पोजेशन में है उसके गुड्स, तो ही हैज़ टू टेक केयर, बट रिस्क अल्टीमेटली हैज़ ट्रांसफर्ड टू द बायर. नाउ नेक्स्ट, रूल्स रिगार्डिंग, नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विच इज कवर्ड अंडर फ्रॉम सेक्शन 18 टू सेक्शन 26. अब मैंने यहाँ पे हर एक पॉइंट के सामने नंबर्स लिखे हुए, दैट इज नथिंग बट दैट सिग्निफाइज द सेक्शन. नाउ फर्स्ट इज goods must be, a first rule regarding transfer of property is goods must be ascertained, which is covered under section 18. Now what is ascertain? What do you mean by ascertain? हमने इसके पहले वाले सेशन में किया था जब हमने मॉड्यूल 4 जस्ट स्टार्ट किया था, फर्स्ट स्लाइड में किया था जब मॉड्यूल 4 के. ascertain means nothing but specific. ठीक है, तो रूल क्या कहता है कि गुड्स जो भी हो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट या जो भी हम प्रॉपर्टी या गुड्स जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए. फर्स्ट रूल विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 18. आगे उसमें क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड अप्रोप्रिएशन. हम कोई कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकते हैं अनअसर्टेन गुड्स के, बट उसका अप्रोप्रिएशन भी होना चाहिए. व्हाट इज अप्रोप्रिएशन? अप्रोप्रिएशन इज नथिंग बट द डिविजन पार्ट. भाई मैंने असर्टेन कौन सा होता है? जब मैंने तुमको एग्जांपल दिया था 1000 लीटर तेल में से तुमको 10 लीटर चाहिए, तुम उसमें बता सकते हो कि भाई तुम्हारा 10 लीटर कौन सा है?
नहीं बता सकते, तो दैट इज नथिंग बट अ जनरल और यू कैन से जेनेरिक और अनअसर्टन गुड्स। सो जब अनअसर्टन गुड्स होता है तो वो उसका भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर उसको अनअसर्टन से असर्टन करना पड़ेगा, प्लस उसको प्रॉपरली अप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट यू हैव टू डिवाइड इट। ठीक है। सेकेंड इज प्रॉपर्टी passes when intended to pass which is covered under section 19। intended मतलब हम कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते किसी को, या सेलर कभी भी कोई प्रॉपर्टी बायर को पास नहीं कर सकता। देयर इज अ स्पेसिफिक डेट टाइम विच इज गिवन, भाई ये टाइम पे या ये डेट पे आई एम रेडी टू टेक द गुड्स, आई विल कम और माई एजेंट विल कम और यू हैव टू पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, बट देयर इज अ स्पेसिफिक डे फॉर दैट। सो दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 19। दिस इज द सेकेंड रूल। What is the third rule? Unconditional contract of sale of specific goods in a deliverable state. That is covered under section 20. सबसे पहले हम words को break करते हैं। Unconditional, जिसपे ऊपर कोई conditions नहीं लगी हुई है। Contract of sale of specific goods. अभी हमने contract of sale execute किया है specific goods के लिए in a deliverable state, मतलब हम उसको डिलीवरी करने के स्टेट में रखेंगे अनकंडीशनली, और ऐसे कंडीशन कि भाई बायर अभी मना नहीं कर सकता, तुमने बोला था तुमको जैसे चाहिए था वैसे गुड्स मैंने रेडी रखे हैं, अब तो तुमको लेना ही पड़ेगा। सेलर ऑलवेज हैज टू कीप द गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। Unconditional contract of sale has to be executed under section and this is the rule as per under section 20। ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट। अभी अगर हमने अनअसर्टेन गुड्स लिए हैं, जैसे मैंने कहा तुमको 1000 लीटर ऑयल में से मैंने बायर ने 10 लीटर ऑयल का ऑर्डर दिया है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर कि वो अनअसर्टेन में से वो असर्टन बना दे और उसको डिलीवरेबल स्टेट में तुम बायर को ऑफर कर दे या डिलीवर कर दे। समझ में आया? मैंने अभी जब हम ऑयल ऑर्डर करते हैं या फिर बर्तन, एज अ कस्टमर जब हम बर्तन का साबुन लिक्विड ऑर्डर करते हैं, हैव यू एनी टाइम विटनेस दैट द पर्सन व्हेन वी गो टू बाय द लिक्विड फॉर वॉशिंग आवर यूटेंसिल्स, जो लिक्विड लेने जाते हैं वो इतने बड़े गैलन में होते हैं, वो गैलन में 500-1000 लीटर का वो लिक्विड पड़ा रहता है, और हम जाके बोलते हैं भाई हमको 10 लीटर चाहिए, तो वो बंदा क्या करता है, इमीडिएटली अपना मेजरिंग कैन निकालता है, मेजर कर करके बैग में भर भर के देता है। So what is that? He is getting or making the goods specific and he is putting it into the deliverable state. Obviously 10 लीटर का मैं ऐसे हाथ में उठा के नहीं लेके जा सकती, he has to put it in some container and he has to give me. So the seller has to make the goods specific and into a deliverable state. That is the fourth rule and it is covered under section 21. Next rule, that is the fifth rule, specific goods to be put in deliverable state when the seller has to ascertain price of the goods, covered under section 22। अभी इसका मतलब क्या है, पहला वाला टॉपिक तो सेम है ऊपर वैसे सा, नीचे एक लाइन एडिशन है, वो कौन सी है, सेलर हैज टू ascertain प्राइस ऑफ द गुड्स। उसने जब ये परचेज किया होगा जिस मैन्युफैक्चर से, तो उसने 500 लीटर के गैलन का किया था, बट नाउ सेलर इज सेलिंग 10 लीटर्स, तो उसको क्या करना है, उसको प्राइस ascertain करना है, कितना, वो स्पेसिफिक गुड्स का। दैट इज द फिफ्थ रूल। वो कोई भी वो 500 लीटर का प्राइस 10 लीटर के लिए चार्ज नहीं कर सकता, सो उसको क्या करना है, ब्रेक करना है कि भाई 500 लीटर का मैंने कितना लिए दिया है और मुझे अभी 10 लीटर का, ऑब्वियसली ही विल ऐड सर्टन परसेंटेज ऑफ हिज प्रॉफिट ऑफ हिज मार्जिन, बट दैट इज द रूल। यस, ही हैज टू असर्टन प्राइस ऑफ द गुड्स, उसको स्पेसिफिक गुड्स का प्राइस निकालना है, फिर उसको ऑफर करना है, डिलीवरेबल स्टेट में लाके उसको बेचना है। ठीक है। नेक्स्ट रूल इज गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनल अप्रोप्रिएटेड। नाउ अगेन ये अप्रोप्रिएशन बहुत आ रहा है, बट टॉपिक क्या है समझो, गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनल, ये वाला कोई कंडीशन नहीं लगनी चाहिए, और अप्रोप्रिएटेड मतलब अनकंडीशनली डिवाइडेड। नाउ ये टॉपिक किसके लिए है, फ्यूचर गुड्स के लिए है। जैसे मैंने तुम लोगों को कल इसके पहले वाले स्लाइड में बताया था कि 400 ट्रीज मैंगोज के, अब ये फ्यूचर होने वाला है, ऑब्वियसली कि वो आज मैंगो नहीं आए हैं, बंदा चाह रहा है, होलसेलर जा रहा है फार्मर के साथ डील करने के लिए, वो क्या करने कौन सी डील करने जा रहा है, 400 मैंगोज जो 2-3 महीने के बाद आने वाले हैं, वो 400 मैंगोज, वो 400 ट्रीज के मैंगोज वो तू मुझे भेजेगा। ये क्या हो गया, फ्यूचर सेल हो गया। एंड प्रॉपरली डिवाइड करना अनअसर्टन और फ्यूचर गुड्स। जब कोई अनअसर्टन गुड्स होते हैं तो उसके लिए
कोई देयर हैज़ टू बी अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन, ठीक है, मैं तुमको दूंगा अनकंडीशनली डिवाइड करके प्रॉपर 400 में से मुझे 200 के ही मैंगोज चाहिए, तो मैं 200 के स्पेसिफिक उसको अप्रोप्रिएट करूंगा, अप्रोप्रिएशन करूंगा, डिवाइड करूंगा, फिर वो तुमको दे दूंगा. दिस इज अनकंडीशनल क्लॉज फॉर फ्यूचर और अनसर्टेन गुड्स विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 23. नेक्स्ट रूल इज goods sent on approval or on sale or return which is taken care under section 24. goods sent on approval, obvious है buyer approve करेगा, अपना assent देगा कि yes भाई मुझे ये goods चाहिए, तभी ही हम goods भेज सकते हैं. till that time you cannot sell, the seller cannot send the goods to the buyer. this is one of the rule and which is understood, it has to be like that. The 8th rule is reservation of right of disposal which is covered under section 25. reservation of right of disposal, अब ये किसके पास right होता है? ये right होता है जब हम कोई goods ship करते हैं या रेलवे के थ्रू भेजते हैं. मैंने तुम लोग को इसके पहले वाले स्लाइड में बताया था, फर्स्ट स्लाइड ऑफ सेक्शन ऑफ नॉट सेक्शन बट मॉड्यूल 4 का फर्स्ट स्लाइड में मैंने कहा था दैट रेलवे रिसिप्ट, हमने जब बेलमेंट वगैरह किया था तो रेलवे रिसिप्ट होता है, बिल ऑफ लैडिंग होता है. सो ये क्या है? ये सारे रिजर्वेशंस है कि भाई मैं तुमको गुड्स दूंगी पर तुम उसके पहले मुझे ये सारे रिसिप्ट ला के दो. Now when the seller sends the goods through railway, a railway receipt is generated which at the disposal, at the destination, the buyer has to show that receipt, then only he will get the right to the goods. That is one of the rule which is covered under section 25, reservation of right of disposal. ये रिजर्वेशन रखा है राइट भाई मैं तुमको गुड्स दूंगा कब? जब तुम मुझे वो सारे बिल्स दिखाओगे या तुमने परचेज किया वो परचेज ऑर्डर दिखाओ, बिल ऑफ लैडिंग दिखाओ, शिपमेंट है तो शिपमेंट डॉक वारंट दिखाओ, एक्सेट्रा वट एवर डॉक्यूमेंट्स आर बीन issued, you have to show me, then only you have the right to take the goods. The last rule is risk prima facie passes with property, section 26. ऑब्वियस है रिस्क जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ये वन ऑफ द रूल है कि रिस्क प्राइमा फेसिया जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, प्रॉपर्टी पास ऑन होती है सेलर के पास से बायर के पास से, अल्टीमेटली रिस्क ट्रांसफर हो जाता है. दिस इज द लास्ट रूल विच इज कवर्ड अंडर 26, सेक्शन 26, रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. नाउ देयर इज टू सब टॉपिक अगेन. सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर. जस्ट इन द प्रायर स्लाइड आई सेड if the person who is selling the goods, he is not the owner of the goods and he makes a sale or buyer purchases goods from such person who is not the owner of the good, buyer has to return to the good if the original owner goes and claim for that goods. अगेन आई से यही एग्जाम्पल मैंने तुमको इसके पहले वाले स्लाइड में भी कहा था. ये मार्कर मैंने एक शॉपकीपर से खरीदी है और ये शॉपकीपर अगर इसने चोरी करके ये लाया है तो इसका मतलब ही इज़ नॉट द ओनर ऑफ दिस मार्कर एंड आई परचेज इट फ्रॉम हिम. अब इसका ओरिजिनल ओनर मुझे ढूंढते ढूंढते आ जाता है कि ये पेन मेरे पास से चुराई हुई है, आई हैव टू रिटर्न बैक दिस पेन टू द ओरिजिनल ओनर. Although मैंने सेलर को पेमेंट किया है, I can go and file a case against the seller, I can claim for the damages, but at that point of time I have to return this to the original buyer. When then sale is a sale by a person who is not the owner. This is the general rule and it has been followed all over. Next is sale by mercantile agent, which is covered under section 27. मर्चेंटाइल एजेंट कौन है? जो कमर्शियली हमने लॉ ऑफ एजेंसी में किया था मॉड्यूल 3 में. व्हेन अ प्रिंसिपल हायर अ एजेंट, ही एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. If he is selling the product, then it is a good sale. Why? Because he is authorized to do that. He is given the authority and he is made responsible by the principal to the third party, and even he is made responsible by the third party. He is responsible for the act of his which is done in what you can say ahead of. He is responsible for all his act towards third party, and principal has to abide by whatever commitments agent give on behalf of him. So any sale by a mercantile agent is a good sale and it is accepted under section 27. Over here we complete the topic of transfer of property from buyer to sell, from seller to buyer. Now the next topic which will start is rights of unpaid seller. You just jot down the points and then we will start with the rights of unpaid seller.
So the last topic of module 4 is rights of unpaid seller. ऐसा हमेशा नहीं होता कि सेलर ही फॉल्ट में होता है, काफ़ी टाइम ऐसा होता है बायर्स गुड ले लेता है या बायर्स जनरली जो कंडीशंस अटैच की होती है, स्टिपुलेट की होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को, वो फुलफिल नहीं करता. देन व्हाट डज द सेलर डज? सेलर हैज सर्टन स्पेसिफिक राइट्स और रेमेडीज अवेलेबल टू हिम. So in order against the buyers. So what are the rights of unpaid seller? अगर सेलर को पेमेंट नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियस है वो गुड्स नहीं देगा. सो उसके पास कौन से राइट्स है? वील सी देयर आर इन टोटलिटी 5 राइट्स. द मेन हेडिंग्स ऑफ 5 राइट्स ही हैज. फर्स्ट राइट इज राइट ऑफ लीन. यू रिमेंबर जब हमने प्लेज किया था तो मैंने लीन भी बताया था. व्हाट इज लीन? राइट टू लीन इज नथिंग बट राइट टू रिटेन. रिटेन मतलब अपने पास रखना, अपने कब्जे में रखना ना. सो फर्स्ट राइट जो सेलर के पास अवेलेबल है कि भाई वो लीन मार्क कर सकता है, जैसे वो अपने पास प्रोडक्ट या गुड्स को रख सकता है, रिटेन कर सकता है. नाउ लीन इज अगेन ऑफ 2 टाइप. One is general and one is particular. General means what? जब तक बायर सारे claims, जितने भी claims है, जितने भी what you can say, हाँ जितने भी claims है, जितने भी conditions है, वो fulfill नहीं करता. All, I am saying all, okay, that is general. All claims जब तक वो satisfy नहीं करता, तब तक seller will not give the goods back. एंड व्हेन आई से पर्टिकुलर मतलब कोई स्पेसिफिक क्लेम्स वो सेटलमेंट नहीं करता या वो सेटिस्फाई नहीं करता, स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, वो चीज़ें वो सेटल नहीं करता, तब तक सेलर हैज़ अ राइट टू रिटेन द गुड्स. ओके, सो मार्क अ लीन, दैट इज पर्टिकुलर लीन. एंड जनरल मतलब ऑल जितने भी क्लेम्स है वो सारे. सेकेंड राइट है, उसी में देर इज सम फर्दर एक्सप्लेनेशन, दैट इज पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स. नाउ व्हाट इफ सेलर ने आधे गुड्स भेज दिए हैं बायर्स को या आधे गुड्स उसने पहुंचा दिए बायर्स को, तो एटलीस्ट उसके पास जो पार्ट बचे हुए हैं गुड्स, उसके ऊपर वो लीन मार्क कर सकता है. काफ़ी टाइम ऐसा होता है आजकल बिजनेस करने के लिए सेलर क्या करते हैं, क्रेडिट दे देते हैं. हाँ भाई तू गुड्स लेके जा और 30 दिन के बाद 1 मंथ के बाद मुझे पेमेंट कर देना. तो वो बायर क्या करता है, मुझे एक काम करो मुझे 10,000 के दो. तो सेलर एट टाइम्स सेलर डज दिस ऑल्सो, एक काम कर तू अभी 5,000 के लेके जा, ये 5,000 के बिक जाएंगे तब मैं तुझे दूसरे 5,000 के भेज दूंगा. सो व्हाट हैपेंस नाउ, बायर टेक्स दैट 5,000 गुड्स, ही सेल्स इट एंड ही कॉल्स फॉर अदर 5,000 गुड्स. सो द सेलर मे डिमांड कि भाई तू पहले जो 5,000 बेच चुका है उसका तो पेमेंट भेज. और बायर जब वो पेमेंट नहीं भेजता तो सेलर क्या करता है, ही हैज़ अ राइट कि वो बाकी का जो 5,000 का गुड्स है वो अपने ही पास रखे और वो उसको बायर को ना दे. सो दैट इज़ व्हाट पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स. जो आधा चला गया है वो चला गया है, बट जो है उसको वो अपने पास रखेगा और उस पर लीन कर देगा, लीन मार्क कर देगा. द थर्ड इज टर्मिनेशन ऑफ लीन. नाउ टर्मिनेशन ऑफ लीन इज एट द विल ऑफ द सेलर. सेलर को पता है कि 5,000 के गुड्स बेच दिए, उसका पेमेंट नहीं किया, स्टिल ही सेंड्स द लास्ट व्हाट यू कैन से कंसाइनमेंट ऑफ 5,000 रुपीज गुड्स ऑल्सो टू द बायर. दैट मीन्स व्हाट, ही डजंट वांट टू मार्क अ लीन, ही वांट्स टू टर्मिनेट द लीन और ही डजंट वांट टू यूटिलाइज द रेमेडी ऑफ लीन विच इज अवेलेबल टू हिम. वाई? बिकॉज लीन क्या होता है, राइट टू लीन क्या होता है, राइट टू रिटेन. रिटेन मतलब खुद के पोजेशन में रखना गुड्स को. अभी वो गुड्स ही सारे भेज देगा तो उसके पास वो क्या रखेगा, अपने पास कुछ नहीं रखेगा. इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑप्शन है टर्मिनेट करने का लीन को, वो ऑप्शन वो लीन को यूज करने का वो खुद ही सेलर टर्मिनेट कर देता है, वो खुद ही गिव अप कर देता है, वो खुद ही वो राइट को वेव ऑफ कर देता है. क्लियर? सो फर्स्ट राइट टू लीन इज क्लियर. नाउ सेकेंड इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. ट्रांजिट मतलब जब गुड्स डिलीवर होते हैं या वो ट्रांजिशन में होते हैं या वो ट्रैवल करते होते हैं फ्रॉम सेलर टू द बायर. अब ये सिर्फ ऑप्शन तभी अवेलेबल है जब सेलर को पता चल जाए कि गुड्स ट्रांजिट में है और बायर ने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है. व्हाट इज इंसॉल्वेंट? बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है. ये सेलर को पता चलता है, इमीडिएटली सेलर गुड्स को जहाँ पे भी है वहाँ पे रुका देता है कि भाई ये गुड्स ये बायर के पास नहीं पहुँचने चाहिए क्योंकि वो कंगाल हो चुका है, उसने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया. ये गुड्स पहुँच जाएंगे तो डेफिनेट है वो गुड्स भी रख लेगा और मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे. So right of stoppage in transit is only possible when buyer declares himself insolvent, seller comes to know about it, and wherever the goods are, he will ask to stop the goods and make it return to himself. Now, अगर ऐसा है कि गुड्स शिप हो चुके हैं
तो वो टाइम पे वो ट्रांजिट में है, पर वो स्टॉप नहीं हो सकते, देन ही कैन आस्क हिज एजेंट और कैरियर whosoever is at the disposal to stop and doesn't allow that goods to go under the custody of the buyer, or doesn't allow the goods to go for the possession under the buyer. Once the goods are in the possession of the buyer or of the buyer's agent, then the seller cannot claim the goods back, but he can file a suit or he can then recover for the damages etc. So that are different remedies. तो उसके बाद seller कुछ नहीं कर सकता, but जब तक उसके वो ट्रांजिट में है वो इमीडिएटली उसको कहीं ना कहीं अटका के रिटर्न करवा सकता है. थर्ड राइट इज राइट ऑफ रीसेल. अभी बायर ने पैसे नहीं दिए तो गुड्स सेलर अपने पास ही रखेगा क्या? नहीं, उसने गुड्स बनाया किसके लिए है? बेचने के लिए. सो सफिशिएंट नोटिस पीरियड बायर को देने के बाद सेलर बायर को सफिशिएंट नोटिस देगा कि भाई तू अपने गुड्स लेके जा रहा है, मुझे पेमेंट कर रहा है क्या? इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट, आई विल सेल दिस गुड आफ्टर दिस पर्टिकुलर डेट और आफ्टर दिस मेनी डेज. उसके बावजूद अगर बायर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, बायर ज़रा भी पेमेंट नहीं करता या पार्ट पेमेंट भी नहीं करता, देन द सेलर हैज़ द फुल राइट टू रीसेल द गुड्स. वो किसी और को वो गुड्स बेच सकता है. Next rule right is right of withholding delivery. Now we can say that seller can withhold the delivery. अब जब तक पेमेंट डिलीवरी सब करके रखा है, सब प्रोडक्ट सब रेडी रखा है, जब तक पेमेंट नहीं आ रहा है तब तक होल्ड करो डिलीवरी, पेमेंट आ जाए वैसे ही डिलीवर गुड्स कर दो. जैसे अभी होता है ना, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं होता, सो वो लोग क्या करते हैं, विथ होल्ड करके रखते हैं. पैकेट रेडी है, तुम पेमेंट करो, इमीडिएटली तुमको डिलीवरी ऑफ द गुड्स मिल जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट विथ होल्डिंग द डिलीवरी. नाउ नेक्स्ट इज राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर पर्सनली. ये सारे इन जनरल राइट्स है, बट सेलर के पास जो अनपेड सेलर है उसके पास बायर के अगेंस्ट में पर्सनली कौन से राइट्स अवेलेबल है? तो वो 4 राइट्स अवेलेबल है. फर्स्ट इज सूट फॉर प्राइस. वो स्ट्रेट अवे जो पैसा उसने खर्च किया है, जो पैसे का उसने सेल किया है, उसके लिए उसके अगेंस्ट वो केस फाइल कर सकता है बायर के अगेंस्ट पर्सनली. कंपनी के अगेंस्ट तो कर ही सकता है, बट बायर के कंपनी के अगेंस्ट तो कर सकते हैं, बट बायर को पर्सनली भी वो केस फाइल कर सकता है. सेकंड, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. ऑब्वियस है, अब गुड्स बायर ने डिमांड किए थे इसलिए सेलर ने वो गुड्स बनाए, अब बायर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो इसका क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह जितना भी है फिक्स कॉस्ट वो सब उसको लग गया, वेरिएबल फिक्स कॉस्ट. तो वो सब के लिए वो केस फाइल कर सकता है, भाई अभी मैंने उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैंने गुड्स बनाए, नाउ बायर इज नॉट रेडी टू बाय द प्रोडक्ट, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग द प्रोडक्ट, सो I have faced a loss, so he can claim for the damages or the loss that he has suffered. Third is repudiation of contract after due date. Repudiation मतलब क्या है? Cancellation of the contract. एक ड्यू डेट, जैसे मैंने कहा राइट ऑफ रीसेल, एक ड्यू डेट देता है, एक नोटिस पीरियड सर्व करता है सेलर, अगर उसमें भी बायर रिस्पॉन्ड नहीं करता है देन द सेलर हैज फुल राइट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, बट आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस विच वॉज गिवन. मतलब नोटिस में लिखा है 30 दिन, तो 30 दिन के बाद वो उसको कैंसिल कर सकता है. एंड द लास्ट इज सूट फॉर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मतलब ऑब्वियस है कि अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व किया है, सब लेबर वगैरह का पैसा भरा है, अब मेरा पैसा स्टकअप हो गया, अगर वही पैसा मैं बैंक में रखती तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, तो वो जितने टाइम के लिए बायर पेमेंट नहीं करता तो सेलर कैन स्पेसिफिकली जितना पैसा उसका अटका है उसका इंटरेस्ट जो उसको मिल सकता था बैंक से, वो इंटरेस्ट के लिए वो केस फाइल कर सकता है बायर्स के अगेंस्ट पर्सनली. ठीक है. सो इन टोटलिटी सेलर हैज 5 राइट्स अगेंस्ट द unpaid seller. I will not say seller only, unpaid seller has 5 rights against the buyer. Now the last topic of module 4, that is auction sale. ऑक्शन सेल, वी ऑल आर अवेयर ऑफ ऑक्शन. ऑक्शन तो हमने सबने सुना भी है, काफ़ी टाइम मूवीज़ में देखा भी है. भाई कोई एक प्रोडक्ट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल वेलकम मूवी में देखा था, अनिल कपूर की पेंटिंग रखी हुई रहती है, अक्षय कुमार क्या करता है, दिस पेंटिंग इज गोइंग टू बी सोल्ड फॉर सो एंड सो रुपीज़, द ऑक्शन इज स्टार्टिंग फॉर सो एंड सो रुपीज़, लाइक फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज़ में स्टार्ट किया. सो वॉट इज दैट? दैट इज द, नाउ दिस इज द प्रोसीजर बिफोर स्टार्टिंग अ ऑक्शन. ऑक्शन में क्या होता है, एक प्राइस सेट होती है, उसको बोलते हैं रिजर्व प्राइस, मतलब उसके बिलो तो हम वो प्राइस के बिलो तो हम बेचेंगे नहीं. सो रिजर्व प्राइस इज व्हाट 50,000 ओवर ईयर. अक्षय कुमार डिक्लेयर्ड व्हाट 50,000. नाउ देयर आर डिफरेंट बिडर्स विच आर बीन इन्वाइटेड.
भाई यहाँ पे ऑक्शन होने वाला है पेंटिंग्स का, तो आप आना, ये जगह पे, ये डेट पे, ये टाइम पे इनकी पेंटिंग्स ऑक्शन होने वाली है, सो आप लोग आना. दिस काइंड ऑफ इन्विटेशंस आर सेंट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, इंटरेस्टेड बायर्स. दे ऑल गैदर at one place. Then the products which are being auctioned, that are being shown or showcased to the bidders, the reserve price is disclosed to them and then the bid starts. Yes, ये सारे प्रोसीजर हमको पता है. Now ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज ऑक्शन सेल एंड व्हाट आर द प्रोसीजर्स. अब ये मैंने तुमको प्रोसीजर दिखा, हाफ प्रोसीजर समझाया. इसके बाद जो रिजर्व प्राइस होता है उसके ऊपर जो भी हाईएस्ट बिडर होता है, अभी मैंने 50,000 रिजर्व प्राइस बोला, नॉट मैंने, अक्षय कुमार ने पेंटिंग का क्या कहा 50,000, किसी ने 55 बोला, फिर 60 बोला, किसी ने 80 बोला, फिर किसी ने 1 लाख बोला. सो फाइनली जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको पेंटिंग दी जाती है. कब दी जाती है? एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट है, हाथ में वो होता है, हैमर होता है, उसके ऊपर जैसे ही वो ऑक्शनियर होता है, जो बंदा ऑक्शन करता रहता है, वो क्या 1 लाख एंड द गुड्स इज सोल्ड एंड द पेंटिंग इज सोल्ड, जैसे ही वो हैमर बजाता है, या फिर वो काफ़ी टाइम ऐसे बोलते हैं 1 लाख 1 टाइम, 1 लाख 2 टाइम एंड 1 लाख 3 टाइम गॉन. सो ये ट्रेडिशनल वेज है. या फिर गोइंग गॉन, ये 3 वे हैं ट्रेडिशनल जिससे ऑक्शन फाइनल प्राइस फाइनल सील हो जाती है. और जो प्राइस सील होती है वो से बायर उसको प्राइस देता है ऑक्शनियर को, और ऑक्शनियर हैज़ द ड्यूटी टू हैंड ओवर द पेंटिंग टू द बायर. नाउ दिस इज व्हाट ऑक्शन सेल प्रोसीजर इज. But there are certain rules, that is there are 8 rules of auction sale. Now what are that 8 rules? First is goods put up for sale lots. अब ये goods है तो ये किस में होना चाहिए? सेल में होना चाहिए, और ऊपर से lots में होना चाहिए, तभी ही ये सबसे पहला रूल है कि वो ऑक्शन में होगा. जैसे शायद तुम लोग ने सुना होगा कि कस्टम के काफ़ी सारे गुड्स होते हैं जो रिजेक्टेड होते हैं या रिजेक्ट हो जाते हैं कुछ गुड्स, तो वो उसका क्या होता है? उसका ऑक्शन सेलिंग होता है. यस, आफ्टर वो एक कस्टम वाले एक डेट डिस्क्लोज करते हैं, वो पेपर में एडवर्टाइजमेंट आती है कि भाई ये दिन पे यहाँ पे ये गुड्स के डिस्क्रिप्शन भी आते हैं और इतने इतने लॉट में गुड्स बिकने वाले हैं. सो दिस इज व्हाट फर्स्ट रूल इज दैट गुड्स हैज़ टू बी पुट ऑन इन लॉट्स. सेकेंड इज कंप्लीशन ऑफ सेल. कंप्लीशन एज आई सेड, जैसे ही हैमर लास्ट पड़ेगा या फिर 1 2 3 बोल दिया या फिर गोइंग गॉन बोल दिया, मतलब वहाँ पे वो ऑक्शन सेल खत्म हो गया, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो सेल खत्म हो गया. जब पेमेंट दो, गुड्स लेके जाओ एंड द एंटायर प्रोसीजर इज ओवर. थर्ड इज राइट ऑफ सेलर टू बिड. अभी इसमें क्या होता है, एट टाइम्स ऐसा होता है सेलर अपने खुद के बंदे को एम्प्लॉय करता है कि भाई बिड करने के लिए तू खड़ा रहना वहाँ पे. मतलब सेलर ईदर विल ही विल रिजर्व द राइट और ही विल पास ऑन टू समबडी, बट ही कैन रिजर्व द राइट कि भाई बिड तो मैं ही करूँगा या मेरी बिहाफ पे ही बंदा बिड करेगा. ठीक है. नाउ फोर्थ इज सेल नॉट नोटिफाइड सब्जेक्ट टू अ राइट टू बिड. नाउ अगर नोटिफिकेशन नहीं आया है सब्जेक्ट मैटर का, एंड वो सेलर उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन करता है, तो वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होती है एंड बायर कैन फाइल अ सूट फॉर दिस फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, और ही कैन स्टॉप द सेलर एज ही हैज़ द राइट टू बिड, एज द बायर हैज़ द राइट टू बिड. ठीक है. नेक्स्ट इज रिजर्व प्राइस. एज आई सेड, रिजर्व प्राइस इज द बेस प्राइस. उसके बिलो वो प्रोडक्ट नहीं ऑक्शन होने वाला है, मतलब वो प्राइस से ही ऊपर में ऑक्शन होगा या वो प्राइस पे ऑक्शन होगा, पर उससे नीचे कोई भी प्राइस में ऑक्शन नहीं होगा. नेक्स्ट इज यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग. नाउ एट टाइम्स कैसा होता है कि सेलर अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाने के लिए अपने ही बंदों को बीच में बिठा देता है, गेस्ट के बीच में, और वो लोग क्या करते हैं, पर्पसली प्रोडक्ट के प्राइस को हाइक करवाते हैं. जैसे 50,000, भले पेंटिंग 10,000 की भी वर्थ की ना हो, पर 50,000 रिजर्व प्राइस रखा है, तो उसी के बंदे ने, सेलर के बंदे ने 55 बोला तो दूसरा इंसिस्ट हो गया 60 बोलने के लिए, फिर वापस सेलर के बंदे ने 70 बोला तो दूसरा इंसिस्ट हो गया 75 बोलने के लिए. सो इसमें क्या होता है, ये लोग अनयूजुअली अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस हाइक करवाते हैं, और जब ये बायर को पता चलता है, देन बायर हैज़ फुल राइट टू रिजेक्ट, cancel this auction sale and can claim for damages and refund also. वो कैंसिल कर सकता है, अपने पैसे वापस ले सकता है, और अगर उसने कोई डैमेजेस सफ़र किया है देन ही कैन फाइल अ सूट फॉर दैट डैमेजेस एज वेल. ठीक है. नेक्स्ट इज
knockout. Now what is knockout? Knockout is not illegal. First I'm specifying that. Now knockout क्या होता है, एक buyers का group form करते हैं वो लोग, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में बिड नहीं करेंगे. जैसे चलो पेंटिंग 10 पेंटिंग है, पहला अगर तुझे पसंद आया तो तू लेके जा, तू ही बोलेगा, हम लोग तेरे अगेंस्ट नहीं बोलेंगे. दे फॉर्म अ ग्रुप. बट फिर दूसरा पेंटिंग आएगा, उसमें तू नहीं बोलेगा, अगर मुझे पसंद आई तो मैं बोलूँगा, फिर कितनी भी अच्छी होने दो. सो दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ग्रुप. दिस इज नॉट टू लोअर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और टू create an environment where the auction should not carry on place, but this is an understanding that, and whatever products are taken or in the lots, if the goods are, as I said, goods are in lots, so what they do, you only do the bidding, whatever goods come we will divide among ourselves, थोड़ी थोड़ी quantity में हम सब ले लेंगे उसको, so that the competition is not created and unnecessary high price is being not paid by a single buyer. That is knockout. अगर नॉकआउट इलीगल पर्पस के इंटेंशन से किया गया है, मैनिपुलेशन करने के इंटेंशन से किया गया है, देन इट इज कॉल्ड इलीगल एंड इट इज अ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी एंड द सेलर कैन रिजेक्ट पासिंग ऑन द गुड्स टू द बायर. ठीक है. एंड द लास्ट इज डैम्पिंग. नाउ व्हाट इज डैम्पिंग? डैम्पिंग इज नथिंग बट जब सेलर अपने गुड्स, डिफेक्ट्स गुड्स ऑक्शन करवाता है और वो चीज़ डिस्क्लोज नहीं करता, जब वो प्रॉपर व्हाट यू कैन से एस्टिमेट, प्राइस का एस्टिमेट नहीं दिखाता, या फिर किसी को डरा धमका के पर्पस ऐसे फोर्सफुली बिड करने को बोलता है, या प्राइस ये हाइक करने को बोलता है, या खरीदने को बोलता है, उसको हम डैम्पिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं. ऑल दिस डैम्पिंग एक्टिविटीज़ where the defect goods are being sold but it is not been disclosed, or where the price is manipulated, or estimate of the price of the goods which is given is wrong, or when the person is made scared, all these three activities are considered as illegal activities which is known as damping. And this in such a situation the buyer can withdraw from the auction anytime he wants. He can reject the goods which are being auctioned, or he's been forced to purchase, and he can so he can reject or cancel such contract, and he can file a suit for the damages. Clear? Auction sale is again very important. From this rights of unpaid seller, two question arises, that one is only singly कि buyer को personally क्या rights है, और उसके अलावा है ये सारे rights. So two question can come, out of two any one can come, and auction sale, yes, is very important again from your exam point of view. Over here we complete our module 4. Next slide or next video will start from module 5. So as of now I will like to say goodbye, and do visit our website www.graduateguru.in. For any queries you can feel free to comment on that. Do hit a like, share and subscribe, and we'll meet you in the next slide. Thank you. Bye bye.